नमस्कार दोस्तों, एमएसजी के क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के लोक देवता टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में 5 प्रमुख लोक देवता हुए, जिन्हें अपन पंचपीर भी कहते हैं। तो मैंने पंचपीर याद करने की एक ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक का नाम है गोपा मेरा है। गो से याद रखना गोगा जी, पा से याद रखना पाबू जी, मे से याद रखना मैया जी, और रा से याद रखना रामदेव जी, और है से याद रखना हड़बू जी। तो अपन ने कल पंच पीर के नाम याद किए, और कल की क्लास में अपन ने सबसे पहले रामदेव जी के बारे में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिए। और जो कल की क्लास में अपन ने पढ़ा, रामदेव जी के जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाई का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, प्रमुख सहयोगी, घोड़ा, प्रतीक चिन्ह, चमत्कार और भक्त यात्री। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है। तो इनको याद कर लेना अच्छे से। फिर अपन ने इनके संबंध में जो भी प्रमुख शब्दावली थी वो पढ़ी, पूजा स्थल, भक्त, चमत्कार, पर्चे। तो इनको भी याद कर लेना। रात्रि जागरण भजन को क्या कहते हैं, रामदेव जी के अन्य उपनाम पढ़े। फिर अपन ने रामदेव जी के संबंध में जो प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में पढ़ा। रामदेव जी की बहनें, वास्तविक बहन, अन्य शिष्य, धर्म बहन, कल की क्लास में अपन ने यहाँ तक कर लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पाबू जी के बारे में। पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना, पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान, पिता, माता, पत्नी, घोड़ी, नृत्य कौन कौन से, इनके संबंध में जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं मैंने आपको अच्छे से लिख के लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना। तो पाबू जी राठौड़ हैं, इनको सबसे पहले याद रखना, इन्हें लक्ष्मण को अवतार कहते हैं। जो पाबू जी राठौड़ है इन्हें किसका अवतार मानते हैं? तो याद रखना लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। पाबू जी राठौड़ को किसका अवतार मानते हैं? तो याद रखना लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। पाबू जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना चैत्र अमावस्या को। पाबू जी का जन्म कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को। सन पूछे तो 1239 ईस्वी में। पाबू जी का जन्म चैत्र अमावस्या 1239 ईस्वी में। यदि विक्रम संवत पूछे तो याद रखना 1295 में। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखना, पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना चैत्र अमावस्या को हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी। यदि विक्रम संवत में पूछे तो याद रखना 1295। ठीक है। नेक्स्ट याद रखना जन्म स्थान। पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी में हुआ था। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना कोलूमंड फलोदी। पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है? कोलूमंड फलोदी। पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी। पिता का नाम पूछे तो याद रखना दांदल जी। जो पाबू जी के पिता थे उनका नाम क्या था? दांदल जी। पाबू जी के पिता का नाम क्या था? दांदल जी। यदि माता का नाम पूछे तो याद रखना कमला दे। पिता का नाम दांदल जी, माता का नाम कमला दे। जन्म स्थान पूछे तो कोलूमंड फलोदी। जन्म पूछे तो चैत्र अमावस्या 1239 ईस्वी। विक्रम संवत में पूछे तो 1295। याद रखना, चारों पॉइंट अच्छे से मैंने पढ़ाया आपको। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखना इनकी पत्नी का नाम। यदि पाबू जी की पत्नी का नाम पूछे तो याद रखना फूलम दे। फूलम दे का अन्य नाम था सुप्यार दे। पाबू जी की पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे। फूलम दे का अन्य नाम क्या था? सुप्यार दे। सुप्यार दे कहाँ की थी? तो याद रखना अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट कहाँ है? कल की क्लास में मैंने बताया था अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। तो याद रखना अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कौन? फूलम दे। याद रखना। जो पाबू जी की घोड़ी है इसका नाम क्या है? याद रखना केसर कालमी। पाबू जी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। पाबू जी राठौड़ के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखना थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। थाली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? तो याद रखना पाबू जी राठौड़ के संबंध में। पाबू जी राठौड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना इन्हें किसका अवतार माना जाता है? तो याद रखना लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना चैत्र अमावस्या को हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत पूछे तो याद रखना 1295 में। और यदि पाबू जी के संबंध में जन्म स्थान पूछे तो याद रखना कोलूमंड फलोदी में हुआ था। पिता का नाम पूछे तो याद रखना दांदल जी। माता का नाम पूछे तो याद रखना कमला दे। पत्नी का नाम पूछे तो फूलम दे। फूलम दे का अन्य नाम क्या था? सुप्यार दे। घोड़ी का नाम पूछे तो केसर कालमी। और नृत्य पूछे तो याद रखना थाली। ये जो इंपोर्टेंट
फैक्ट थे, मैंने आपको बताया, याद हो गए होंगे क्लास में। बाबूजी राठौड़ लक्ष्मण का अवतार कहलाए। जन्म चैत्र अमावस्या 1239 ईस्वी, विक्रम संवत पूछे तो 1295 में। जन्म स्थान कोलूमंड फलौदी में। पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे, अन्य नाम शिवप्यार दे। घोड़ी का नाम केसरकाल में। नृत्य कौन सा किया जाता है? थाली। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे प्रतीक चिन्ह। बाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, याद रखना। बाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है, बाला लिए हुए अश्रोही, बाला लिए अश्रोही, याद रखना। जो बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बाला लिए अश्रोही। यदि गुरु का नाम पूछे तो याद रखना समर्थ भारती, याद रखना। गुरु का नाम क्या है? समर्थ भारती। गुरु का नाम क्या है? समर्थ भारती। प्रतीक चिन्ह पूछे तो याद रखना बाला लिए अश्रोही, बाला लिए अश्रोही। प्रतीक चिन्ह याद रखना, गुरु का नाम याद रखना। अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं अपन। चैत्र अमावस्या, तो याद रखना चैत्र अमावस्या को क्या हुआ था? बाबूजी का जन्म। इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, ट्रिक पढ़ लो पहले तो। चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में धांधल जी ने कमल का फूल दिया, याद रखना। ट्रिक क्या है? चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में धांधल जी ने कमल का फूल दिया। चैत्र अमावस्या से याद रखना, चैत्र अमावस्या रामदेव जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलूमंड में, याद रखना। पिता का नाम क्या था? तो याद रखना धांधल जी। माता का नाम पूछे तो याद रखना कमला दे, और पत्नी का नाम पूछे तो याद रखना फूलम दे। मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से जो जन्म स्थान, पिता, माता और पत्नी का नाम याद करवाया। तो इस ट्रिक को ऐसे याद करके आप माता, पिता, पत्नी, जन्म स्थान, इन नामों को याद कर सकते हैं। ठीक है, गुरु का नाम समर्थ भारती। प्रतीक चिन्ह कौन सा है? बाला लिए अश्रोही। थाली नृत्य किया जाता है, याद रखना। घोड़ी का नाम केसरकाल में है। नेक्स्ट देखो बाबूजी के संबंध में, जो बाबूजी के उपनाम है, बाबूजी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना बाबूजी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले याद रखना बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहते हैं? बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। दूसरा याद रखना गोरक्षक देवता कहते हैं। बाबूजी को गोरक्षक देवता कहते हैं। ऊंटों का देवता भी कहते हैं। बाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। प्लेग सर्रा रोग निवारक देवता कौन है? तो याद रखना बाबूजी। प्लेग और सर्रा रोग निवारक देवता कौन है? तो याद रखना बाबूजी। मेहर मुसलमानों की पीर, मेहर मुसलमानों की पीर किस लोक देवता को कहते हैं? तो याद रखना ये भी बाबूजी को कहते हैं। हाड़ फाड़ का देवता कौन है? तो याद रखना बाबूजी। और भालालो का देवता कौन है? तो याद रखना बाबूजी। बाबूजी के उपनाम कौन कौन से हैं? याद रखना फर्स्ट लक्ष्मण का अवतार, दूसरा गोरक्षक देवता, तीसरा याद रखना ऊंटों का देवता, चौथा याद रखना प्लेग सर्रा रोग निवारक देवता। ये चार तो इंपोर्टेंट है, इन तीन याद होए ना होए आपके, लेकिन ये जो शुरू के चार है ये याद रखना जरूरी है। एग्जाम में अभी तक इन चार ऊपर वाले में पूछा हुआ है, तो फिर भी आप 5, 6, 7 को भी याद कर लेना, क्या पता कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो 5वें नंबर पे है मेहर मुसलमानों की पीर, हाड़ फाड़ का देवता और बालालो। ये किसके नाम है? ये बाबूजी के उपनाम है। लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक देवता, ऊंटों का देवता, प्लेग सर्रा रोग निवारक देवता, मेहर मुसलमानों की पीर और हाड़ फाड़ का देवता और बालालो, ये बाबूजी के उपनाम है। अब बाबूजी के उपनाम तो याद हो गए, 7 हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखना बाबूजी के जो प्रमुख सहयोगी है, तो उनके प्रमुख सहयोगी कौन कौन है, तो ये याद रखना चांदा डेरा हरमल, सावंत जी राठौड़ और सलका सोलंकी। सलका सोलंकी को सलजी भी कहते हैं, याद रखना। मुख्य रूप से तो पूछता है वो एग्जामिनर, अभी तक तो इन 3 के बारे में पूछा है, चांदा डेरा, चांदा डेमा और हरमल के बारे में पूछा है। तो याद रखना सावंत जी राठौड़ और सलका सोलंकी, ये भी किसके प्रमुख सहयोगी है? तो याद रखना बाबूजी के प्रमुख सहयोगी है। बाबूजी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन से हैं? तो याद रखना चांदा डेरा हरमल, सावंत जी राठौड़ और सलका सोलंकी। सलका सोलंकी को सलजी भी कहते हैं, याद रखना। प्रमुख सहयोगी कौन कौन से हैं? चांदा डेरा हरमल, सावंत जी राठौड़ और सलका सोलंकी, जिन्हें सलजी भी कहते हैं। ठीक है, बाबूजी के उपनाम याद हो गए, बाबूजी के प्रमुख सहयोगी भी याद हो गए। अब पढ़ेंगे अपन बाबूजी के साहित्य, बाबूजी के साहित्य। ठीक है, जो बाबू प्रकाश है
ये किसने लिखा था? तो याद रखना आसिया मोडजी ने। बाबू प्रकाश किसने लिखा था? आसिया मोडजी ने। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड याद रखना पाबूजी बात किसने लिखा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। याद रखना बाबू प्रकाश आसिया मोडजी ने लिखा और पाबूजी बात किसने लिखा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और पाबूजीरा रूपक याद रखना मोतीसर बख्तावर। किसने लिखा था? मोतीसर बख्तावर। पाबूजीरा रूपक किसने लिखा? मोतीसर बख्तावर। नेक्स्ट याद रखना पाबू सोटा और पाबू बत्तीसी ये किसने लिखा था? तो याद रखना रामनाथ कविया। किसने लिखा? रामनाथ कविया। पाबू सोटा और पाबू बत्तीसी किसने लिखा? रामनाथ कविया। पाबू सोटा पाबू बत्तीसी किसने लिखा? रामनाथ कवैया। और पाबूजीरा दोहा किसने लिखा? तो याद रखना लगराज ने। पाबूजीरा दोहा किसने लिखा? तो याद रखना लगराज ने। किसने लिखा? लगराज ने। पाबूजीरा दोहा किसने लिखा? लगराज ने। और पाबूजीरा छंद याद रखना कवि मेहजी। पाबूजीरा छंद किसने लिखा? कवि मेहजी। पाबूजीरा छंद किसने लिखा? कवि मेहजी। पाबूजी के संबंध में जो साहित्य है इनका कौन सा साहित्य किसने लिखा था? याद रखना ये कॉलेज लेक्चर एग्जाम में भी पूछा हुआ है। पाबू प्रकाश, पाबूजी रा छंद, पाबूजी रा दुआ पाबूजी रा दुआ ये भी पूछा हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट ये पूछा हुआ है एग्जाम में कॉलेज लेक्चर वाले में, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। पाबू प्रकाश किसने लिखा? आसिया मोडजी। पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत। और पाबूजीरा रूपक तो याद रखना मोतीसर बख्तावर। पाबू सोटा और पाबू बत्तीसी किसने लिखा? रामनाथ कवैया। और पाबूजीरा दोहा किसने लिखा? तो याद रखना लगराज ने। और पाबूजीरा छंद किसने लिखा? तो याद रखना कवि मेहजी। किसने? कवि मेहजी। तो जो ये साहित्य है याद रखना कौन सा साहित्य किसने लिखा, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है। और आजकल ऐसे ही मिलान वाले क्वेश्चन पूछता है। पाबू प्रकाश किसने लिखा? आसिया मोडजी। पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर। पाबू सोटा और पाबू बत्तीसी किसने लिखे? रामनाथ कवि ने। और पाबूजीरा दोहा किसने लिखा? तो याद रखना लगराज ने। और पाबूजीरा छंद कवि मेहजी। याद हो गए? उपनाम याद हो गए, प्रमुख सहयोगी भी याद हो गए और साहित्य भी याद हो गए। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। अब जो पाबूजी की एक स्टोरी है और इस स्टोरी को मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, तो आप डायग्राम को समझना अच्छे से। देखो सबसे पहले तो याद रखना जो पाबूजी थे इनकी घोड़ी का नाम क्या था? पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो याद रखना केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। कैसे रंग की थी? तो याद रखना काले रंग की। बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। किस रंग की थी? काले रंग की। याद रखना जो ये घोड़ी थी, ये घोड़ी किसकी थी? तो याद रखना ये जो घोड़ी थी देवल चारणी की थी। किसकी थी? देवल चारणी की। देवल चारणी को याद रखना काछेला चारण भी कहते हैं। ये इसका गोत्र होता है। देवल चारणी का गोत्र क्या है? काछेला चारण। तो याद रखना देवल चारणी की एक घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालमी थी। ये पाबूजी ने देवल चारणी से ले ली थी। और जब पाबूजी ये घोड़ी देवल चारणी से लिए तो उस समय पाबूजी ने देवल चारणी से एक वचन दिया था। तो क्या वचन था? तो पाबूजी ने यह वचन दिया था कि गायों की रक्षा करना मेरा काम है। तो ये वचन ले लिया था पाबूजी ने देवल चारणी से। जब गायों पे हमला हुआ तो पाबूजी के जो बहनोई थे, कौन थे बहनोई? जिद्राव खींची। ये कहां के थे? जायल नागौर के थे। तो जिंद्राव खींची थी, ये गायों पर हमला कर दिया। याद रखना इस डायग्राम को ऐसे याद रखना। पाबूजी गायों की रक्षा का वचन किसने दिया था? किसको दिया था? तो याद रखना देवल चारणी को दिया था। देवल चारणी की गायों पर हमला किसने किया? तो याद रखना जिद्राव खींची। कहां के थे? जायल नागौर की। जो जिद्राव खींची थे ये कौन थे? तो याद रखना पाबूजी के बहनोई थे। ठीक है। अब 1276 ईस्वी में 1276 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान 1276 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में पाबूजी और किसका विवाह हुआ? फुलमदे का।
बाबूजी का विवाह किसके साथ हो रहा है? फूलम दे के साथ हो रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि बीच 3.5 फेरे लिए थे शादी के समय। बीच फेरों के बीच जो इसका बहनोई था जिद्राव खींची, ये देवल चारनी की गायों पर हमला कर देता है। तो जो पाबूजी थे वो बीच फेरों में उठकर गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध में चले जाते हैं, और इन्होंने 3.5 फेरे ही लिए थे। तो ये बीच फेरों को छोड़ के और युद्ध करने चल जाते हैं। युद्ध देचू का युद्ध फलोदी 1276 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। जो देचू का युद्ध है फलोदी में 1276 ईस्वी में हो रहा था। और ये किस किस के बीच हो रहा था? तो याद रखना, पाबूजी और बूडो जी। पाबूजी के बड़े भाई कौन थे? बूडो जी। पाबूजी और बूडो जी एक साइड थे और जिद्राव खींची दूसरी साइड था। मतलब युद्ध किस किस के बीच हो रहा था? पाबूजी, बूडो जी और जिद्राव खींची के बीच में हो रहा था। ठीक है, तो देचू का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1276 ईस्वी में। कहा? फलोदी में। किस किस के बीच हुआ? तो याद रखना, पाबूजी, बूडो जी वीएस जिद्राव खींची। ठीक है, और इस युद्ध में जो पाबूजी और बूडो जी बड़े भाई थे, ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पाबूजी और बूडो जी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन गायों की रक्षा इन्होंने कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखना, पाबूजी के संबंध में जो भी इंपोर्टेंट है मैं आपके लिए नोट करके लेके आया हूं। तो सबसे पहले याद रखना, जब पाबूजी की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी पत्नी फूलमदे सती हो गई थी। तो याद रखना, जो पाबूजी की मृत्यु का समाचार सुन के उनकी जो पत्नी थी फूलमदे वो सती हुई। पाबूजी की मृत्यु का समाचार सुन के उनकी पत्नी फूलमदे सती हुई। पॉइंट याद रखना, पत्नी का नाम क्या था? फूलमदे, और ये सती हुई थी, याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय कौन से लोक देवता को दिया जाता है? तो याद रखना, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम पूछा हुआ है, तो याद रखना इसको। अब जो ऊंट पालक रायका रेबारी देवासी जाति पाबूजी को अपना कौन सा देवता मानती है? आराध्य देवता मानती है। याद रखना, जो ऊंट पालक रायका जाति है रेबारी देवासी पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है। याद रखना, ऊंट पालक रायका रेबारी देवासी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है। तीनों पॉइंट क्लियर है। पाबूजी की पत्नी का नाम फूलमदे सती हुई थी। पाबूजी को ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में सर्वप्रथम दिया जाता है, याद रखना। तीसरा पॉइंट याद रखना, ऊंट पालक रायका रेबारी देवासी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो पाबूजी की फड़ का वाचन आयड़ बील नायक जाति के बोपो द्वारा किस वाद्यंत्र के साथ किया जाता है? याद रखना, रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। मैंने आपको रावण हत्या वाद्यंत्र, जब वाद्यंत्र टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय रावण हत्या वाद्यंत्र पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको ये पॉइंट वहां पे लिखवाया था। तो इम्पोर्टेंट है कि जो पाबूजी की फड़ का वाचन है किस वाद्यंत्र के साथ और किस जाति के द्वारा गायन किया जाता है? तो याद रखना, आयड़ बील या नायक। आयड़ को बील भी कहते हैं, बील को नायक भी कहते हैं, याद रखना। तो किस वाद्यंत्र के साथ गाया जाता है? तो याद रखना, रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। अब पाबूजी के संबंध में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो इनको नोट लगा के लिखना। तो सबसे पहले याद रखना, पाबूजी की फड़। पाबूजी के फड़ का चित्रांकन करने वाला कौन था? तो याद रखना, जो पाबूजी की फड़ है इसका चित्रांकन करने वाला कौन है? श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना। श्रीलाल जोशी पाबूजी के फड़ का चित्रांकन करने वाला कौन है? श्रीलाल जोशी। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो पाबूजी की फड़ का चित्रांकन करने वाला कौन है? श्रीलाल जोशी, जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकंड नोट याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो याद रखना, पाबूजी की। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है। जो लोकनाट्य टॉपिक है वहां पे सारी फड़, राजस्थान में जो भी प्रसिद्ध फड़ है वो मैंने उस क्लास में आपको कराया।
तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पे डिटेल में पढ़ा रखी है इस फड़ के बारे में, तो आप वहाँ से भी देख लेना क्लास को। थर्ड नोट है, थ्योरी जाति के भक्तों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, जिसे पाबूजी के पवाड़े भी कहते हैं। पाबूजी के पवाड़े क्या है तो याद रखना, ये एक प्रकार की लोक गाथा है। जो थ्योरी जाति के भक्तों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, जिसे पाबूजी के पवाड़े या पाबूजी की लोक गाथा कहते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, नायक जाति के भक्तों के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की यशोगान गाया जाता है, जिसे पाबूजी धनीरी वाचना भी कहते हैं। याद रखना, नायक जाति के भक्तों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का यशोगान गाया जाता है, जिसे पाबू धनी री वाचना कहते हैं, जिसे पाबू धनी री वाचना कहते हैं। याद रखना, नायक जाति के भक्तों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का जो यशोगान किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो याद रखना, पाबू धनीरी वाचना कहते हैं। यह भी इंपोर्टेंट है, तो इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट याद रखना, पाबूजी का चित्र बनाने वाला अजमेर चित्र शैली का चित्रकार कौन था तो याद रखना, जूनिया का चांद। जो पाबूजी का चित्र बनाने वाला किस शैली में था, याद रखना, अजमेर चित्र शैली का चित्रकार कौन था, जूनिया का चांद। याद रखना, पाबूजी की जो चित्र बनाने वाला अजमेर चित्र शैली का चित्रकार था, किस शैली का चित्रकार था तो याद रखना, अजमेर चित्र शैली का चित्रकार था, जिसका नाम क्या था, याद रखना, जूनिया का चांद। क्या नाम था, जूनिया का चांद। याद रखना, ये पांचों नोट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। फर्स्ट है, एक बार पूरा रिवीजन करा देता हूं आपको शुरू से ही। सबसे पहले पाबूजी के संबंध में याद किया अपन ने, किसका अवतार है, लक्ष्मण का अवतार। जन्म कहाँ हुआ, चैत्र अमावस्या को। कब हुआ, 1239 ईस्वी में। कब हुआ, विक्रम संवत पूछे तो 1295 और ईस्वी पूछे तो 1239 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ हुआ, कोलुमंड फलोदी में। पिता का नाम क्या है, दांदल जी। माता का नाम क्या है, कमला दे। पत्नी का नाम पूछे तो फूलम दे। घोड़ी का नाम पूछे तो केसर कालमी। नृत्य पूछे तो थाली नृत्य। प्रतीक चिन्ह पूछे तो बाला लिए अश्वरोही। और गुरु पूछे तो समृत भारती। इसको अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा, ट्रिक को याद कर लेना। फिर अपन ने उपनाम पढ़े पाबूजी के, लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक देवता, ऊंटों का देवता, प्लेग सर्रा रोग निवारक देवता, मेहर मुसलमानों की पीर, हाड़ फाड़ का देवता, बालालो भी कहते हैं। फिर अपन ने प्रमुख सहयोगी पढ़ा, चांदा, डेरा, हरमल, साउंत जी राठौड़, सलखा, सोलंकी जिसे सलजी भी कहते हैं। फिर अपन ने प्रमुख साहित्य कौन कौन से साहित्य किस किसने लिखा तो ये भी पढ़ा, पाबू प्रकाश, आशिया मोड़जी, पाबूजी रे बात, लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत, पाबूजी रूपक, मोतीसर बख्तावर, पाबू सोटा, पाबू बत्तीसी किसने लिखा था, रामनाथ कवैया। और पाबूजी रा दोहा किसने लिखा था, रगराज ने। और पाबूजी रा छंद कवि मेहर जी ने। फिर अपन ने स्टोरी पढ़ी, और स्टोरी के संबंध में जो भी ये बातें थी वो आप सभी को याद हो गई होंगी। फिर अपन ने जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो पढ़े। पाबूजी की पत्नी कौन थी, फूलम दे, वो सती हुई थी। ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है तो याद रखना, पाबूजी को। किस जाति के द्वारा पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है तो याद रखना, रायका और रेबारी जाति के द्वारा। और पाबूजी के फड़ का वाचन कौन सी जाति करती है तो याद रखना, आयड़ भील नायक जाति के द्वारा रावणात्य वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और जो इंपोर्टेंट फैक्ट है, पाबूजी का फड़ का चित्रांकन करने वाला श्रीलाल जोशी 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है, पाबूजी की। थ्योरी जाति के भक्तों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, जिसे पाबूजी के पवाड़े कहते हैं। याद रखना। फिर अपन ने पढ़ा, नायक जाति के भक्तों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का यशोगान किया जाता है, जिसे पाबू धनीरी वाचना कहते हैं। पाबूजी का जो चित्र बनाने वाला अजमेर चित्र शैली का चित्रकार है जूनिया का चांद। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, और आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए लोक देवता है वो पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और जो मैंने पढ़ाया वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपसे विनती है कि आप सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको और इससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं अपन।
जो नेक्स्ट बचे हुए लोक देवता वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है सभी को, ओके।